उन चुनौतियों की बात करें तो सबसे पहली चुनौती है राजनीतिक उत्तराधिकार की चुनौती। उनके कांग्रेस में पंडित नेहरू की मृत्यु के बाद क्या होगा, इसको लेकर चिंताएं प्रारंभ से ही हो गई थी। 1952 में लोकसभा के चुनाव होते हैं और उस चुनाव के समय पंडित जवाहरलाल नेहरू की उम्र 60 वर्ष से ऊपर हो चुकी रहती है। 1889 उनका जन्म और 1952 तो 60 से ऊपर। और उनके मृत्यु के निकट के वर्षों में नेहरू का उत्साह, नेहरू की कार्यक्षमता में ह्रास दिखता है। खासकर 1962 का जो भारत चीन युद्ध होता है, जिसमें भारत को पराजय का सामना करना पड़ता है, भारत के लिए एक बहुत शर्मनाक स्थिति हो जाती है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो तब तक एक विश्व राजनयिक के रूप में देखे जाते थे, उनके स्वयं की प्रसिद्धि को जो दाग लगता है तो वो बीमार हो पड़ते हैं और अंततः 1964 में उनका स्वर्गवास हो जाता है। तो स्वर्गवास होने के पहले 2-3 वर्षों से ये चर्चा बड़ी जोरों से चल रही थी कि आखिर कौन इनका उत्तराधिकारी बनेगा। एक बहुत बड़ी चुनौती थी। चुनौती किस लिए? ये अंदेशा लगाया जा रहा था कि नेहरू के बाद कौन, और लेकिन भारत जैसे नए जो स्वतंत्र देश हैं उसमें इस माहौल में एक और सवाल था कि नेहरू के बाद देश का क्या होगा, कहाँ जाएगा। क्योंकि भारत के लिए आर्थिक नीति के निर्माता, विदेश नीति के निर्माता, देश को एकजुट रखने में सफल नेता, सामाजिक रूप से देश को जोड़ के रखने में सफल नेता और विश्व राजनीति में भी बहुत दखल रखने वाले एक नेता के रूप में उनकी थी। तो नेहरू के बाद कौन, तो ये एक सवाल था ही। दूसरा सवाल ये भी था कि भारत किस ओर आगे बढ़ेगा, इस देश का क्या होगा। भारत से बाहर बहुत लोगों को संदेह था कि यहाँ नेहरू के बाद लोकतंत्र कायम भी रह पाएगा कि नहीं। दूसरा सवाल इसी संदेह के घेरे में था। आशंका थी कि बाकी बहुत से जो नव स्वतंत्र राष्ट्र हैं, जहाँ पर उत्तराधिकारियों के मुद्दों को लेकर काफ़ी संघर्ष हुए हैं, इन नव स्वतंत्र देशों में जो भारत के बाद स्वतंत्र हुए एशिया और अफ्रीका में, और वहाँ के उदाहरण बड़े निराश करने वाले थे। क्योंकि अधिकतर देशों में, नव स्वतंत्र देशों में उत्तराधिकार के मुद्दे को लेकर जिस तरीके से नए उत्तराधिकारी आए, बहुत जगह गैर लोकतांत्रिक तरीके से ऐसा हुआ। इसलिए शंका थी क्या भारत में भी नेहरू के बाद लोकतंत्र धराशायी हो जाएगा? क्या भारत में भी नेहरू के उत्तराधिकारी की समस्या का हल लोकतांत्रिक ढंग से नहीं निकल पाएगा? और यदि असफल होता है तो क्या सेना अन्य देशों की तरह, अन्य नवोदित देशों की तरह, क्या भारत में भी सेना हावी हो जाएगी? क्या भारत में भी सेना वही भूमिका निभाएगी जो अन्य देशों में भारत निभा रही है? आदि आदि। इसके अलावा इस बात को लेकर भी बड़ा संदेश था कि देश के सामने बहुत सारी कठिनाइयां हैं, बहुत सारी कठिनाइयां आ पड़ी हैं और नया नेतृत्व का समाधान नहीं खोज पाएगा, ऐसी शंकाएं थी। कुल मिलाकर नेहरू के मुद्दे को लेकर पहला, उत्तराधिकारी कौन, दूसरा, देश किस दिशा में जाएगा ये चिंता, और यदि दिशा की बात करें तो लोकतांत्रिक दिशा में या गैर लोकतांत्रिक, और तीसरा
जो था उसके देश की स्वयं की अपनी समस्याएं, जो बहुत सारी कठिनाइयाँ आ गई थी। कुल मिला के इस सब बिंदुओं को यदि हम देखें तो बड़ी चिंताएं थी कि क्या इन समस्याओं का समाधान हो पाएगा। 1960 का दशक वैसे भी खतरनाक दशक कहलाता है, खतरनाक दशक, डेंजरस डेकेड, डी, क्योंकि गरीबी, गैर बराबरी, सांप्रदायिकता, क्षेत्रीय विभाजन, ये कई मुद्दे अभी भी अनसुलझे चल रहे थे। गरीबी तो दिनों दिन बढ़ती जा रही थी, जनसंख्या दिनों दिन बढ़ रही थी, उसमें कोई लगाम नहीं लग रही थी। ऐसे ही दंगे, सांप्रदायिक मुद्दों को लेकर, धार्मिक मुद्दों को लेकर तनाव, क्षेत्रीय विभाजन, ये बढ़ते ही चला जा रहा था। संभव था कि इन सारी कठिनाइयों के कारण देश में लोकतंत्र असफल हो जाएगा, अर्थात अंदरूनी स्थितियां भी एक बहुत बड़ी चिंता का कारण थी। मैंने जैसा बताया, बहुत सारी कठिनाइयां, उन कठिनाइयों में इन कठिनाइयों का विशेष जिक्र है जो स्वयं लोकतंत्र को अस्थायी करने के लिए काफ़ी थी। और यदि ऐसा होता, यदि ये कठिनाइयों का सामना नहीं कर पाएंगे या नहीं कर पाते, तो निश्चित रूप से लोकतंत्र तो धराशायी होता ही, उसके साथ ही साथ खुद जो देश है वो भी बिखर जाता, क्योंकि कई जगह क्षेत्रीयवाद जोर पकड़ रहा था और क्षेत्रीयवाद का जोर पकड़ना राष्ट्रीयता की कीमत पर हो रहा था, तो एक बहुत बड़ी समस्या और चिंता हो चुकी थी। परंतु विदेशी विद्वानों की जो भविष्यवाणियाँ थीं, उनकी जो भविष्यवाणियाँ थीं नेहरू के बाद कौन को लेकर, देश के भावी रूप को लेकर, वो सब गलत साबित हुई। बल्कि गलत ही साबित नहीं हुई, बल्कि पंडित नेहरू के मृत्यु के पश्चात भारतीय लोकतंत्र जो है वो और मजबूत होकर उठा। विश्व पटल पर वो और एक पक्के लोकतांत्रिक देश के रूप में सामने आया। कारण क्या? जिस तरीके से, जिस शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता का परिवर्तन हुआ, जवाहरलाल नेहरू जी के बाद सद्भावना के माहौल में लाल बहादुर शास्त्री का प्रधानमंत्री के रूप में चयन होता है और नई सरकार आती है, उसने विदेशी विद्वानों के जो भी नकारात्मक भविष्यवाणियां थीं उसको गलत साबित कर दिया। पंडित नेहरू के राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में लाल बहादुर शास्त्री आते हैं। दुर्भाग्य से उनका काल संक्षिप्त रहता है, लेकिन उसके तुरंत बाद इंदिरा गांधी का काल आता है और इन लोगों ने साबित कर दिया कि भारत का लोकतंत्र दिनों दिन मजबूत ही होता जा रहा है। इसलिए इस बिंदु पर किसी तरह की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। राजनीतिक उत्तराधिकारी के संबंध में जो देश के सामने चुनौती थी और जिस सफलतापूर्वक देश के राजनीतिक दलों ने और देश की जनता ने लोकतांत्रिक तरीके से लाल बहादुर शास्त्री और इसके बाद इंदिरा गांधी का प्रधानमंत्रित्व स्वीकार किया, उसने विश्व में भारत की प्रतिष्ठा को चार चांद लगाए। और जैसा मैंने कहा, लोकतंत्र और गहरा बैठा। इन व्यक्तियों के बारे में थोड़ा जानना जरूरी है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के उत्तराधिकारी के रूप में सामने आए, क्योंकि हमको थोड़ा इनको समझना आवश्यक होगा, इनके व्यक्तित्व को, जिसने बाद की राजनीति को प्रभावित किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु होती है 27 मई 1964। लेकिन कोई संघर्ष किसी भी तरह का विभिन्न दलों में या कांग्रेस के अंदर ही विभिन्न गुटों में कोई घमासान नहीं होता है। कांग्रेस के जो मुख्य नेता थे
वो लोग किसी बात पर यदि एक मत नहीं थे तो अंत में तय करते हैं कि एक मध्यम मार्गी नेता को प्रधानमंत्री बनाया जाए, और लाल बहादुर शास्त्री का नाम सामने आता है। और इस घटना से ये संदेश पूरी दुनिया को जाता है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो राजनीतिक दृष्टि से परिपक्व पार्टी है। संकट के समय एकजुट रहना, इस बात को मद्देनजर रखते हुए यदि अंदर के गुटों में ही किसी तरह का विरोधाभास है तो कम से कम इस बात पे सहमति है कि हम एक मध्यम मार्गी को देश का प्रधानमंत्री बनाएं, तत्कालीन स्थितियों को देखते हुए। भारत पंडित जवाहरलाल नेहरू के पश्चात लोकतंत्र और संसदीय प्रणाली में गहरा विश्वास दिखाते हुए लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया जाता है और 9 जून 1964 को वो पदभार ग्रहण करते हैं। नेहरू के मंत्रिमंडल में लाल बहादुर शास्त्री का जो भूमिका थी वह बहुत अहम थी। वे एक समझौताकर्ता के रूप में जाने जाते थे, एक संसदीय प्रणाली में विश्वास करने वाले व्यक्ति जाने जाते थे, समाजवादी माने जाते थे और साथ ही मृदुभाषी लेकिन दृढ़ संकल्पी। मृदुभाषी और दृढ़ संकल्पी, ये उनकी बहुत बड़ी क्वालिटी थी। नेहरू के ही आग्रह पर उन्होंने असम में जो भाषाई दंगे हुए और श्रीनगर में हजरत बल दरगाह में कुछ पवित्र वस्तु की चोरी के मामले को बड़ी कुशलतापूर्वक उन्होंने उसको निपटाया था और इस प्रकार एक अच्छे समन्वयकार के रूप में उनकी प्रतिष्ठा थी। अच्छे समन्वयकार के रूप में लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिष्ठा थी। इस प्रकार लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बनते हैं 1904 और उनका मृत्यु हो जाती है 1966 में। स्वतंत्रता आंदोलन में भी वो भागीदार थे। इसके पहले वो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल में थे, फिर कांग्रेस की पार्टी के महासचिव बने और 1951-56 में मंत्रिमंडल, केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल थे। और लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनने से पूर्व इसलिए विशेष रूप से जाना जाता है कि एक रेल दुर्घटना होने पर उन्होंने उसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। बाद में 1957-64 के बीच फिर वो मंत्री बने और अपने एक नारे के लिए वे बहुत प्रसिद्ध जाने जाते हैं। वह नारा था जय जवान जय किसान। ये संक्षिप्त में लाल बहादुर शास्त्री की जीवनी। जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बनते हैं तो उनके सामने कई विकट समस्याएं रहती हैं, कई विशाल समस्याएं उनके सामने थी। एक समस्या तो ये थी ही कि नेहरू के बाद किसी को भी प्रधानमंत्री के रूप में देश के द्वारा भावनात्मक रूप से स्वीकार किया जाना एक बहुत कठिन काम था। दूसरा, अकाल की स्थिति, और उस अकाल के कारण जो खाद्यान्न की कमी की समस्या से देश गुजर रहा था वह बहुत तकलीफदेह दशक था। उस दृष्टि से परिणाम क्या होता है कि प्रधानमंत्री बनते ही लाल बहादुर शास्त्री कृषि उद्योग में सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं और इसीलिए जय जवान जय किसान का नारा उनका चलता है। बहुत सरल उदार छवि के कारण पाकिस्तान ने उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश की, भारत को डराने का प्रयास किया और यहाँ तक कि 1965 में जम्मू कश्मीर पर आक्रमण भी कर दिया। परंतु शास्त्री जी की सूझबूझ, उनका नेतृत्व बहुत साहसपूर्ण था और युद्ध में न विजयी बल नहीं हुए बल्कि विश्व मंच पर उन्होंने भारत की सैनिक क्षमता को सामने रख दिया। सोवियत संघ के प्रयासों से 1966 में भारत पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता होता है।
ताशकंद तत्कालीन सोवियत संघ का एक शहर था। वहाँ पर कोसिगिन जो सोवियत संघ के प्रधानमंत्री थे, उनके आमंत्रण पर अयूब खान, पाकिस्तान के तत्कालीन सेनाध्यक्ष जनरल, और भारत से लाल बहादुर शास्त्री वहाँ एक समझौता करते हैं और जिसे हम ताशकंद समझौता कहते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से इस समझौते के तुरंत बाद वहीं ताशकंद में ही लाल बहादुर शास्त्री की बड़े संदिग्ध स्थितियों में मृत्यु होती है। लगभग 20 महीने वो प्रधानमंत्री रहे, परंतु इस छोटे से काल में उन्होंने देश की जिम्मेदारी बखूबी निभाई। इसके बाद शास्त्री जी की जो असामयिक मृत्यु होती है, नेहरू की मृत्यु के साथ नेहरू की मृत्यु और शास्त्री की मृत्यु में एक अंतर है। नेहरू की मृत्यु का अंदेशा लोगों को इस दृष्टि से हो चुका था कि भारत चीन युद्ध के बाद यानी 1962 के बाद से नेहरू स्वयं बहुत कमज़ोर हो चुके थे, शारीरिक और मानसिक रूप से। ऐसा लग रहा था कि उनकी क्षमता में गिरावट आ रही है और इसलिए देश अपने को तैयार कर रहा था और इसीलिए वो चिंता बार बार हो रही थी कि नेहरू के बाद कौन। वो मृत्यु और शास्त्री की मृत्यु, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु निश्चित रूप से असामयिक थी, अनएक्सपेक्टेड थी। इसके लिए देश तैयार नहीं था। उनकी इस मृत्यु के पश्चात तुरंत ये समस्या सामने आई, पुनः ये प्रश्न सामने आया कि देश का प्रधानमंत्री कौन। अधिकांश कांग्रेस नेताओं की राय थी कि नेहरू की बेटी को देश का प्रधानमंत्री बनाया जाए, क्योंकि बेटी होने के कारण उन्हें देश और विदेश में सम्मान और पहले से है। परंतु कांग्रेस में एक पक्ष ऐसा था जिसका नेतृत्व मोरारजी देसाई कर रहे थे। वे इस पक्ष में नहीं थे कि इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया जाए, बल्कि मोरारजी देसाई स्वयं प्रधानमंत्री बनने के इच्छुक थे। परिणाम क्या होता? कांग्रेस प्रणाली के तहत, अपनी वही पूर्व परिचित प्रणाली के तहत कांग्रेस के अंतर्गत मतदान होता है, मतदान विभाजन का सुझाव होता है और 19 जून 1966 को कांग्रेस में नेतृत्व को लेकर पहली बार मतदान, और ये मतदान एक बड़ा ऐतिहासिक क्षण था। यह कांग्रेस के लिए और देश के लिए, दोनों के लिए बड़ा ऐतिहासिक था, क्योंकि नेहरू के काल में ऐसे मत विभाजन की नौबत कभी नहीं आई। विभाजन की नौबत तो दूर, लोग करने की बात तो दूर, लोग सोचते भी नहीं थे कि इस तरह का कुछ मत विभाजन कभी होने की आवश्यकता पड़ सकती हो। चूँकि ऐसा हुआ और पहली बार हुआ, इसलिए एक बड़ी ऐतिहासिक घटना थी। इस मत विभाजन में इंदिरा गांधी के पक्ष में 155, इंदिरा गांधी के पक्ष में 355 और विपक्ष में 169 मत पड़ते हैं। मैं पुनः दोहरा दूं, 355 बनाम 169, और स्पष्ट पता लगता है कि दल के अधिकांश नेता श्रीमती इंदिरा गांधी के पक्ष में हैं। कई कारणों से वे पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे और 1967 में होने वाले लोकसभा के चुनाव में भी ये साबित हो गया कि श्रीमती इंदिरा गांधी जनता की सर्वप्रिय नेता हैं और इस प्रकार वह लोकतांत्रिक तरीके से पुनः 1967 में प्रधानमंत्री बनती हैं। पहले तो लाल बहादुर शास्त्री की असामयिक मृत्यु के समय पार्टी के लोग मतदान करके प्रधानमंत्री बनाते हैं इंदिरा गांधी को। बाद में 1967 का जब लोकसभा का चुनाव होता है, उसमें प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी का वर्चस्व स्थापित होता है। अपने प्रधानमंत्री काल में इंदिरा गांधी ने ऐसे कई काम किए जैसे हम बहुत प्रगतिशील कह सकते हैं। खासकर कृषि के कार्यों में, गरीबी हटाने की योजनाओं में उन्होंने गरीबी हटाने के लिए बहुत बड़ा कार्यक्रम घोषित किया और गरीबी हटाओ का नारा देते हुए
उन्होंने कांग्रेस की उस नीति की ओर जनता का ध्यान आकर्षित करने में सफलता पाई कि कांग्रेस गरीब तबकों के लिए है, निर्धन के लिए है। इसके साथ ही सेना का आधुनिकीकरण किया। 1974 में पोखरण में ऐतिहासिक परमाणु विस्फोट किया। 1971 में बड़ी असामान्य परिस्थितियों में, जिसमें पाकिस्तान के 2 टुकड़े होने की कगार पर है, वहाँ पर उन्होंने एक बहुत अहम भूमिका निभाते हुए पूर्वी पाकिस्तान के बांग्लादेश बनने की बनने की घटनाक्रम में बहुत अहम भूमिका निभाई। उसके अलावा जो 1 लाख शरणार्थी, 1 लाख सैनिक और कई करोड़ शरणार्थी जो बांग्लादेश से भारत आ गए थे, उनके लिए भी उन्हें बहुत आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जो 1971 का निर्णायक युद्ध था, उसकी जीत में इंदिरा गांधी की प्रतिष्ठा, देश की प्रतिष्ठा विश्व में बहुत बढ़ गई और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पंडित नेहरू के बाद उनके राजनीतिक उत्तराधिकारियों को लेकर जो चिंता थी, वह चिंता गैर नाजायज साबित हुई। देश को कुशल नेतृत्व मिला, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा के रूप में, और देश का विकास ही हुआ। इंदिरा गांधी का जन्म 1917 और मृत्यु 1984। 1966 से 77 तक और फिर 80 से 84 तक वह भारत की प्रधानमंत्री रहीं। काल याद रखेंगे, 2 टुकड़ों में भारत की प्रधानमंत्री रहीं, 1966 से 77 के 11 वर्ष और उसके बाद 1980 से 84 के 5 वर्ष। उनका जो प्रारंभिक करियर था युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में, फिर उसके बाद 1958 में कांग्रेस की अध्यक्ष बनती हैं। 1964-66 में जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बनते हैं तो उनके मंत्रिमंडल में केंद्रीय मंत्री बनती हैं और 67, 71 और 80 के आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी को विजयी दिलाती हैं। 67, 71 और 80 के आम चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा, 1971 के युद्ध में जीत का श्रेय, और उसके बाद प्रिवी पर्स की समाप्ति, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, आणविक परीक्षण और पर्यावरण संरक्षण, इन क्षेत्रों पर श्रीमती गांधी ने बहुत महत्वपूर्ण कदम लिया। जवाहरलाल नेहरू की पुत्री होने के नाते प्रारंभ में जो इन्हें फायदा मिला, बाद के वर्षों में उन्होंने अपने व्यवहार से, अपने प्रधानमंत्रित्व काल में, अपने निर्णयों से ये साबित कर दिया कि उनका स्वयं का अपना एक वजूद है और विश्व राजनीति में भी इनकी काफ़ी पकड़ थी। दुर्भाग्य से 31 अक्टूबर 1984 को उनकी हत्या कर दी गई और इस प्रकार इंदिरा गांधी का प्रधानमंत्रित्व काल 1984 में समाप्त होता है। इंदिरा गांधी, जैसा मैंने बताया, एक असामयिक निधन के कारण अचानक उन्हें सत्ता दी जाती है और वह भी तब जब कांग्रेस के अंदर ही एक गुट द्वारा उनका विरोध होने लगता है। अर्थात कहने के मायने ये कि कांग्रेस के अंदर भी अब अंदरूनी समस्याएं बढ़ने लगती हैं। अभी तक हमने बाहरी समस्याओं की बात की और चूंकि कांग्रेस अंदर से एकजुट थी, भले ही वैचारिक दृष्टि से उनके सदस्यों में बहुत विभिन्नता थी, बहुत अलग अलग तरह के विचार थे, लेकिन फिर भी वे लोग एक छत्र कांग्रेस की नीतियों का पालन अनुपालन करते रहे और उसी में बने रहे। लेकिन अब जब अंदरूनी समस्याएं बढ़ती हैं और एक धड़ जिसका नेतृत्व श्री मोरारजी देसाई कर रहे थे,
वो कुछ ऐसी मांग करता है जिसमें मतदान हो और फिर मतदान होता है आदि आदि, जिस घटनाक्रम का मैंने पूर्व में वर्णन किया है, तो ये बात स्पष्ट हो जाती है कि अब कांग्रेस की अंदरूनी समस्याएं भी बढ़ रही हैं। तो एक और हम देखते हैं कांग्रेस की बढ़ती समस्याएं, अंदरूनी समस्याएं। दूसरा देश के आर्थिक खाद्यान्न की समस्या। तीसरा इसके बाद जो समस्याएं आती हैं वो थी सैन्य आधुनिकीकरण की, क्योंकि भारत चीन से परास्त हुआ था और पाकिस्तान से विश्व युद्ध लड़ना पड़ा था। यद्यपि इसमें विजयी हुआ, लेकिन निश्चित रूप से अब सेना को आधुनिक बनाने की जरूरत थी, क्योंकि पड़ोस में अब दो दो शत्रु हमारे बैठे हुए थे। इसके साथ ही आर्थिक समस्या ने कुछ विकट रूप ले लिया, और जो चौथा जो घटनाक्रम इस काल में चल रहा था, जिसका जिक्र मैंने किया है, क्षेत्रीयतावाद का बढ़ावा। और इस क्षेत्रीयवाद के बढ़ावे का परिणाम ये हुआ कि कुछ क्षेत्रीय पार्टियां सामने आती हैं, पनपने लगती हैं, उनका उदय होता है आदि आदि। धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ती है और ये ज़्यादा प्रभावशील होने लगते हैं कांग्रेस की कीमत पर। तो एक तरफ यदि हम तराजू की बात करें, एक और यदि कांग्रेस का पलड़ा बहुत भारी था 1950 में, दूसरी ओर अन्य दल बिल्कुल नगण्य ही थे। धीरे धीरे अब ये पलड़ा एक तरीके से कांग्रेस का जो भारी था वो हल्का होने लगता है, और जो अन्य दल थे इनका प्रभाव बढ़ने लगता है। तो तराजू का पलड़ा अब इनके पक्ष में भारी होता दिखाई देता है। यद्यपि अभी भी इनकी संख्या कम थी, अभी भी कांग्रेस की तुलना में ये कम प्रभावशील थे राष्ट्रीय दृष्टि से, लेकिन निश्चित रूप से अब ये ज़्यादा मजबूत थे पहले की तुलना में। ज़्यादा इनका जनता का ज़्यादा सपोर्ट अब इनको मिलने लगा था, और इन दलों के बीच में भी अब एक तरीके से एकजुटता आने लगी थी। यद्यपि ये विभिन्न दल विचारों के मतभेद के कारण अलग अलग बने रहे, लेकिन अब ये समझ गए कि हमारे जो वोट टूटते हैं या हमारी जो पराजय होती है या कांग्रेस की जो विजय है चुनाव में होती है, उसका मुख्य कारण है कांग्रेस का एकजुट होना और विरोधी दलों के मत का बंटवारा हो जाना।